हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, मैं अंशुल आपका बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऊपर। और आज हम अपने मैगजीन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। सॉरी फॉर लेटेड डिले, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाया। अभी मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत जल्दी जल्दी कवर कर दूं, ठीक है। चलिए, अभी हम कवर करते हैं स्टेट न्यूज़ के साथ। हमने नेशनल न्यूज़ देख ली थी, आज हम स्टेट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे आपको पहले आपको दिख रहा है गोवा टू गेट ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटीज, ठीक है। ब्लेंडेड मतलब जैसे मिक्स हो जाना, ठीक है। हुआ क्या है, 20 फरवरी को एक एग्रीमेंट साइन हुआ है गोवा गवर्नमेंट का विद द वर्ल्ड बैंक फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट को मद्देनजर रखते हुए कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट्स की जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से रेडी किया जाएगा ताकि जो क्लाइमेट की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं या कभी फ्लडिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं, ड्रॉट्स की प्रॉब्लम आती हैं, तो क्लाइमेटिक रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको हम ढंग से और टाइमली क्या कर सके, सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। तो न्यूज़ क्या कहती है, द फैसिलिटी विल enable the Goa to assess and mobilize consensual finance to implement low carbon and climate friendly investments। तो आपको दिखेगा यहाँ पर जो गोवा को दो पर्पसेस के लिए फाइनेंस मिला है, वो आपके पास कौन सा है। एक तो लो कार्बन और जो क्लाइमेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स हैं, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द गोवा गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि द अनाउंसमेंट वाज मेड एट द वर्ल्ड बैंक्स इंडियन क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट। प्रोग्राम का याद रखिए कि बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि ये वाली मीटिंग कहां पर हुई और किस स्टेट के साथ हुई है। तो ये 19 से 21 फरवरी तक पंजिम, जो कि गोवा की राजधानी है, वहां पर इसको किया गया है। और वर्ल्ड बैंक और गोवा गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट पर उतर गए हैं कि इस तरीके की जो फाइनेंसिंग है उसको टाइमली किया जाए ताकि जो हमारे लो कार्बन एमिटिंग सिस्टम्स हैं या फिर आप कहें कि इको फ्रेंडली सिस्टम्स हैं, उनको टाइमली सेटअप किया जा सके आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। वो टेक्नोलॉजीज, वो बिजनेस मॉडल्स लेकर आए जाए गोवा के अंदर जो इस तरीके से काम करते हो, ठीक है जी। चलिए, आजकल है वैसे भी यार करंट अफेयर्स में ये जो इन्वायरमेंट टाइप क्वेश्चंस है ना, ज्यादा आने लग गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट भी थोड़ा सा इन्वायरमेंट जैसे ही न्यूज आपको देखने को मिलेगी। कोचीन एयरपोर्ट टू हैव हाइड्रोजन प्लांट। हम काफी देर से सुन रहे हैं हाइड्रोजन एक बूम की तरह निकल कर आ रहा है। दुनिया जहान में हाइड्रोजन को लेकर फाइनेंसिंग हो रही है कि हाइड्रोजन एक फ्यूचर फ्यूल के तौर पर निकल कर आया है, ठीक है। न्यूज देखते हैं। द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इन केरला हैज एंटर्ड इनटू द मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पहली बात तो टाई अप याद रखिएगा किसके साथ हुआ है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के साथ हुआ है। सेटअप टू जनरेट अ प्लांट इन इट्स प्रीमिसेस टू प्रोड्यूस 1000 किलोवाट ऑफ पावर्स, ठीक है। दूसरा जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये है कि 1000 किलोवाट पावर्स की जो एनर्जी है वो इससे क्या मिलेगी, जनरेट होकर आपको मिलेगी, ठीक है। अगर एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो बीपीसीएल विल एवर सी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एंड फ्यूलिंग स्टेशन विद सीआईएल विद कंट्रीब्यूशन विल कंट्रीब्यूट लैंड वाटर एंड ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज। एक हाइब्रिड टाइप मॉडल है क्लास, जहां पे आप लैंड वाटर ग्रीन एनर्जी सोर्सेज को इस प्रोजेक्ट में ब्लेंड होते हुए देखेंगे। 1000 मेगा किलोवाट की एनर्जी को प्रोड्यूस होते हुए देखेंगे। ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोचीन ऑलरेडी वैसे भी एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। तो ये अगर ऐसा कंप्लीट हो जाता है तो दुनिया का पहला एयरपोर्ट होगा, दुनिया का पहला एयरपोर्ट होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करेगा। ये क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास पेपर में। कई बार आप सोचते हो कि स्टूपिड क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होते। क्वेश्चन बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट का सेक्शन कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफी का सेक्शन कवर कर रहे हैं, साइंस का भी एक तरह से आप देखेंगे तो ये पोर्शन कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, it already has cumulative installed the capacity of 50 megawatt of solar power producing 2 lakh units of power per day। ये एयरपोर्ट ऑलरेडी सोलार पे रन कर रहा है यार। ग्रीन हाइड्रोजन आ गया तो 100% इको फ्रेंडली हो जाएगा ये। अभी ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन अ फ्यूचर फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर using renewable energy resources without resulting in fossil fuel emissions। only emission after using green hydrogen is a fuel is a plain water। जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, हम कोयला जलाते हैं या कोई और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी कार्बन एमिशंस होती हैं, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रीज़न भी हमारे पास है। लेकिन हाइड्रोजन में आपको दिखेगा जो फाइनल रिमेनिंग आउटपुट या आप कह लीजिए जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, जो वेस्ट निकल कर आएगा, वो प्लेन वाटर ही होता है। तो ये एक अच्छा फ्यूल है नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। द वास्ट आयरन ओर रिजर्व्स इन राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में आपको दिखेगा करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 840 मिलियन टन के आसपास आपको दिखेगा कि आयरन ओर्स के डिपॉजिट्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, ठीक है। द एरिया लोकेटेड नियर हिंडन स्पेंस अप्रोक्सीमेट 1888 हेक्टेयर्स। 1888 हेक्टेयर के अंदर ये जगह फैली हुई है, ठीक है।
मैग्नेटाइट ऑफ मैग्नेटिक नेचर एंड हेमेटाइट आयरन ओर ऑफ नॉर्मल नेचर इज अवेलेबल हियर। अपना ये क्वेश्चन है ज्यादातर पीसीएस पूछ लेती है कि कौन सी ओर्स मिली है, कौन सा प्रोडक्ट मिला है इसके अंदर। एसएससी कई बार इसकी तरफ जाती है, कई बार नहीं जाती, 50-50 चांसेस है, बट आपके ग्रेड बी के पेपर हमेशा इसी तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। तो मैग्नेटाइट ऑफ मैग्नेटिक नेचर एंड हेमेटाइट आयरन फ्रॉम और ऑफ द नॉर्मल नेचर, ये आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर ऐसा होता तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक बड़े शानदार मेले की तरफ। जो 37वां सूरज कुंड का जो मेला है वो आपका फरीदाबाद के अंदर शुरू हुआ था 2 फरवरी को। ठीक है, और बहुत बड़ा डाइवर्स ये कल्चरल एस्पेक्ट रहता है हैंडीक्राफ्ट के अंदर, बहुत सारी फिल्मों में इसको दर्शाया गया है टाइम टू टाइम। 50 से ज्यादा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट रहती हैं अगले 17 दिन के फेस्टिवल के लिए। आपका पेपर के क्वेश्चन सुनिए अब क्या क्या आएंगे। तो नंबर पूछा जाता है 37 सूरज कुंड है, खासकर हरियाणा के बच्चे। और इस मेले के अंदर जो थीम स्टेट है वो पूछी जाती है, इस बार गुजरात थी। और थीम नेशन कौन सा था? तंजानिया। 2 क्वेश्चन है क्लास जो आपको पूछे जाते हैं इसमें। एक तो मैंने आपको बता दिया 37वां नंबर आपको पूछा जाता है, फरीदाबाद में होता है, जगह चेंज नहीं होती है, तो चलो वो भी ऑब्वियस सी बात है। 2 चीजें जो इसके रेगुलर पेपर में रहती हैं वो ये रहती हैं कि थीम स्टेट कौन सी थी, तो गुजरात आंसर है, और थीम आपके पास जो कंट्री है वो कौन सी है? तंजानिया रही है। ठीक है, दैट इज द ओनली न्यूज अराउंड हियर, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए जी, कंट्रीज फर्स्ट रोड सेफ्टी फोर्स यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गई है। हम अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को यहाँ पर देख सकते हैं। ये भारत की पहली ऐसी इनिशिएटिव है जो किसी सरकार ने किया है, जहां पे सड़क सुरक्षा फोर्स एसएसएफ का निर्माण किया गया पंजाब सरकार द्वारा। इसका मेन मकसद ये रहेगा कि कभी भी एक्सीडेंट हो जाए तो ये फोर्स विद इन 15 मिनट्स आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करे। मतलब इंसान की जान बचाने को लेकर ये बहुत अच्छी मुहिम है जो पंजाब सरकार ने शुरू की है। ठीक है, 129 से ज्यादा व्हीकल्स, 116 आपको हाई एंड टाटा ह्यूलिक्स, जो टोयोटा ह्यूलिक्स गाड़ियां हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। हर 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवे पर ये गाड़ियां पेट्रोल रहेंगी, ताकि आपको विद इन 15 मिनट्स, मैक्स 15 मिनट्स के अंदर आपको असिस्टेंस दी जाए रोड एक्सीडेंट में। और ट्रॉमा सेंटर से आपका कोलैबोरेशन रहेगा, नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि जो एक्सीडेंट्स हुए उसमें इंसान की जान को बचाया जा सके। ये भारत में पहली बार हुआ किसी राज्य सरकार ने ऐसी मुहिम की, और वाकई बड़ी काबिल तारीफ ये मुहिम है जो भगवंत मान जी ने स्टार्ट की। 1600 इसमें मेंबर्स रहेंगे फोर्स के। ठीक है, चलिए एक छोटी सी न्यूज लगे हाथ और है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 200 मिलियन का लोन एग्रीमेंट असम गवर्नमेंट को दिया है फॉर फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट इन द स्टेट। तो आप जनरली याद रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन 1 लाइनर में आ जाते हैं कि फ्लडिंग और रिवर बैंक इरोजन को रोकने के लिए कौन सी स्टेट को एशियन बैंक ने लोन दिया है, एशियन डेवलपमेंट ने लोन दिया है, दैट इज टू द असम गवर्नमेंट। 200 मिलियन का ये लोन रहेगा। इससे जान भी बचती है और फसलों भी काफी लंबे समय तक बचाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को देखते हैं जो फरवरी के महीने में सरकारी स्कीम्स शुरू हुई हैं। अनदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ठीक है, क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है, बेनिफिटर्स कौन रहेंगे, ये मेन क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना, जिसकी अनाउंसमेंट 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी। उसके बाद निर्मला सीतारमन जी ने जब फाइनेंशियल बजट दिया तो उसमें भी इसके बारे में बात हुई। ठीक है, 13 फरवरी को ये योजना लॉन्च की गई है। 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ आपको मिलेगी, जनरेटेड बाय द सोलर पैनल्स। ठीक है, जैसे अभी आप देखते हैं कि जहां जहां आम आदमी पार्टी है वहां पे बिजली मुफ्त की गई है। पिछली बार राजस्थान में जब इलेक्शन हुए तो 100 यूनिट्स बिजली फ्री उन्होंने भी बोल दी थी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो स्कीम है वो मुफ्त में बांटने से बेटर ऑप्शन ये है कि जो चीज़ें ऑलरेडी मुफ्त में आ रही है, जिसमें सरकार का कोई रिसोर्स नहीं लग रहा है, उसको 300 यूनिट तक वैसे ही क्या कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया। और ये एक रिसेंट सर्वे था कि भारत में औसतन 80% से ज़्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी मंथली कंजप्शन 300 यूनिट से कम ही है। तो अगर इतने लोगों को ये मिल जाएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो इट इज़ वेरी फाइन स्कीम। अगर ऐसा ये प्रॉपरली अगर इंप्लीमेंट होता तो इट्स अ वेरी फाइन स्कीम। तो आपको दिखेगा द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सटेंसिव सब्सिडीज टू द बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम बाय इन्वेस्टिंग 75,000 करोड़। द सब्सिडी अमाउंट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू देयर बैंक अकाउंट्स। बैंक टू बैंक ट्रांसफर है, ठीक है, अच्छा है। डायरेक्टली टू द बैंक जिसको हम बोलते हैं कि सीधे पैसे आपके किए जाएंगे। The beneficiary will also be provided heavily concessional bank loans by the central government to ensure that there is no cost burden on the people। इस सोलर पैनल्स को लगाने के लिए भी जो स्कीम्स के पैसे हैं वो भारत सरकार ही पे कर रही है, आम आदमी पे इसका कोई बर्डन नहीं आएगा। और आपको दिखेगा कि द स्कीम विल लेट टू द मोर इनकम लेसर पावर
आपकी इनकम जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोग इस फील्ड में काम करने के लिए उतरेंगे, सोलार पैनल्स ज़्यादा बनाए जाएंगे, कंसेशनल लोन्स इसमें मिल रहे हैं, और एक इको फ्रेंडली तरीका है क्लास फिर से बिजली बनाने का। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बिजली जो बनती है वो थर्मल पावर प्लांट से बनती हैं या बाद में हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट से बनती हैं। तो यार इसको भी अगर हम सब्सटीट्यूट कर पाएँ तो हम थोड़ा सा नेचर पे एहसान करेंगे। नेचर हम पे तरह एहसान कर चुकी है, अभी इंसान की बारी आ गई है कि थोड़ा सा नेचर का भला कर दे। ठीक है, हमारी औकात तो नहीं है भला करने की, बट अगर हम तरस खा ले नेचर पे तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। ठीक है, आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट इसमें अर्बन बॉडीज और पंचायत यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत को भी सोलार रूफटॉप जो रूफटॉप्स होते हैं उनको लगाने के लिए भी इंसेंटिवाइज्ड करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्कीम वाज अर्लियर अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन इन द इंटरिम बजट ऑन फेब 1। तो इंटरिम बजट में भी इसकी मैंने कहा था आपको अनाउंसमेंट हुई। चलिए नेक्स्ट, ग्रो पोर्टल फॉर रिस्टोरिंग वेस्टलैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे पर्सनल ही अगर मैं बात करूं तो इसकी जो फुल फॉर्म्स बनेंगी या इस न्यूज का जो एस्पेक्ट है वो पेपर में पूछा जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग लेकर आइए, पहली बात तो ध्यान समझिएगा, कौन सी मिनिस्ट्री है कौन सा फॉर्म इसको लेकर आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग एंड बिल्ड द ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। ग्रो की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्या कहता है? ग्रीनिंग, जी से ग्रीनिंग है, आर से रिस्टोरेशन है, ऑफ वेस्टलैंड एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो ऑफ से आपके बाद जो वेस्टलैंड और एग्रो फॉरेस्ट्री है उसके ऊपर बात की गई है। ठीक है जी, aiming to bolster the efforts of environmental conservation and transform India's wastelands through the agroforestry। जो wastelands भारत में पड़े हुए हैं उन्हें एग्रोफॉरेस्ट्री में कन्वर्ट करना। देखो दो वर्ड है, तोड़ दो, समझ में आ जाते हैं। एग्रो एंड फॉरेस्ट्री यानी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को इकट्ठा करना। ठीक है, ये स्कीम आपको क्या कहती है कि यार हमें ट्रीज को, क्रॉप्स को, लाइफ स्टॉक्स को, जो हम मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स है जिसको हम फेस करते हैं जैसे कि फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, उन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो आपको लगेगा कि यार दिस कुड बी अ वंडर, है ना। हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और जो हमारी दूसरी समस्याएं हैं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड उसे भी हम लोग ठीक कर देंगे। प्रेजेंटली भारत में बात की जाए तो सिर्फ 8.65 यानी 8.65% ही एग्रो फॉरेस्ट्री के अंडर कवर हो रहा है, जिसमें 28.42 मिलियन हेक्टेयर ही कवर हो रहा है। यूटिलाइजिंग द कटिंग एज रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा जो है वो गवर्नमेंट तैयार कर रही है, प्राइवेट एजेंसीज से बात कर रही है, ताकि इस ग्रो स्कीम को प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाए, और ये होनी भी चाहिए। बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन स्कीम। चलिए जी नेक्स्ट, स्वाति टू एनकरेज वुमेन्स इन साइंस। ठीक है, स्वाति की फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद रखेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके पेपर में पूछे जानी चाहिए और बन भी जाएगी किसी न किसी पेपर में फॉर श्योर। गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल साइंस फॉर विमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्वाति की फुल फॉर्म क्या है? साइंस फॉर विमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ताकि महिलाएं जो है उनको स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन की फील्ड में इंट्रोड्यूस किया जाए। यहाँ पर महिलाओं का नंबर बहुत कम है, 22% के आसपास का नंबर है ये भी इस डिपार्टमेंट में महिलाओं का। तो वी नीड कि हम लोग इसको लेकर आएँ, इसमें महिलाओं को और एंटर करवाएं। ठीक है, द पोर्टल इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इट्स कंप्लीट इंटरेक्टिव डाटाबेस डेवलप्ड, होस्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, न्यू दिल्ली। ये डाटा कौन मेंटेन कर रही है इसको लेकर? That is the National Institute of Plant Genome Research. ठीक है, the portal aims to support the efforts to include each and every Indian women in science across the career stages and subjects and spanning both academic and industries. तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन या कहें कन्याओं का पार्टिसिपेशन साइंस की फील्ड में और दोनों एकेडमिक और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट होना चाहिए। इस मोटिव के साथ इस स्कीम को आगे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम है क्लास, होना चाहिए ऐसा देश में। चलिए नेक्स्ट इज एमडीए फॉर कर्बिंग द लिम्फेटिक फिलेरियाज। ठीक है, आपने शायद कभी इस बीमारी के बारे में सुना होगा। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ बाई एनुअल नेशनल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेनिंग जो कि 10 फरवरी को नई दिल्ली से शुरुआत हुई, और लिम्फेटिक फिलेरिया डिसीजेस को खत्म करने की जो है वो बात हो रही है। इस डिसीज के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। पहले देखते हैं, द कैंपेनिंग एम्स टू चेक डिसीज ट्रांसमिशन बाय प्रोवाइडिंग फ्री प्रिवेंटिव मेडिकेशन टू द रेजिडेंट्स इन द एरिया अफेक्टेड बाय लिम्फेटिक फिलेरियास। जहां जहां पे ये बीमारी है वहां पे आपको दिखेगा कि फ्री प्रिवेंटिव मेडिकेशंस जो है, प्रिवेंटिव मेडिकेशंस क्लास, प्रिवेंटिव मतलब कोशिश की जाए कि पहले ही रोक लो उसको। ठीक है, 11 स्टेट्स के अंदर 92 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा अगले 2 हफ्ते के अंदर। लिम्फेटिक फिलेरियास की बात करें तो एक ट्रॉपिकल बीमारी है जो कि पैरासिटिकल डिसीज के अंदर आपको दिखाई देगी। क्लास जस्ट अ मिनट,
चलिए, तो वो क्या कह रहा है कि आपके पास जो लिम्फेटिक फिलेरियाज है वो ट्रॉपिकल पैरासिटिकल डिसीज है जो कि इन्फेक्टेड मॉस्किटोज से आपको होता है, जो कि आपके लिम्फ्स और नोड्स और लिम्फ वेसल्स को जो है खराब करता है। अब सवाल है लिम्फ वेसल्स होते क्या, नोड्स क्या होती हैं? लिम्फ नोड्स आर वेरी स्मॉल बीन शेप्ड ऑर्गन्स, जैसे हमारे दाने होते हैं ना दालों के, वैसे से होते हैं, ठीक है, जैसे छोटा रोंगी जैसा दाना होता है ना, ठीक है। ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स अराउंड 1 सेंटीमीटर इन साइज, साइज भी कितना है 1 सेंटीमीटर का है। दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडीज कॉमनली इन द आर्मपिट्स, नेक्स एंड गोरिन, ठीक है। तो हमें दिखेगा कि हमारे आर्मपिट्स में, गोरिन्स में, नेक एरियाज में ये काफी अवेलेबल होता है। इसका मेन फंक्शन आपके पास क्या रहता है? टू फाइट द इन्फेक्शंस एंड फंक्शनिंग एज अ फिल्टर्स। हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को फाइट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो अगर मॉस्किटोज को काट ले तो ये ऑलरेडी इसको खत्म कर देता है, तो कई बार फैटल साबित हो सकता है। फंक्शनिंग एज फिल्टर्स, ट्रैपिंग वायरस, बैक्टीरिया एंड कॉजिंग एंड अदर कॉजिंग द इलनेस। वायरस के बैक्टीरियाज को भी ये कंज्यूम करने में हेल्प कर देता है। दे मे स्वेल और गेट बिगर सिग्नलिंग सम इन्फेक्शन और इलनेस इन द बॉडीज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट है इस तरीके से काम करने को लेकर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, द बिल पास्ड अगेंस्ट द चीटिंग्स इन एग्जाम, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। जिस दिन होगा ना उस दिन मानूंगा, मेरे तो पर्सनली इस बात से विश्वास उठ चुका है। बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं यार इस देश में पेपरों को लेकर, ठीक है। कहने को तो कह देते हैं कि पेपर फ्री फेयर होते हैं, कभी स्टेट गवर्नमेंट्स के हाल देखिए तो क्या पता लगेगा आपको। हालांकि यहाँ पे एक मेथड यूज़ किया गया कि यूपीएससी के एग्जाम्स हों, बैंकिंग के पेपर हों, एसएससी के पेपर्स हों, तो चीटिंग को रोकने का प्रावधान लाया गया है। कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 3 से 5 साल तक की, और चीटिंग करवाने वाले को मैक्सिमम 10 साल की सज़ा हो सकती है और 1 करोड़ का फाइन भी लग सकता है। तो ठीक है, डराने के मेथड्स हैं, बट डराने की बात यह है कि इतना सिंडिकेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इस मतलब अगर आप हरियाणा के जेपीटी घोटाले की बात करेंगे तो किसी समय के अंदर जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा वो भी नौकरियां कर रहे हैं। मतलब फॉर्म भी नहीं भरा यार, घोटाले का लेवल देखो आप लोग, ठीक है ना। हमारे पंजाब में हम लोग देखते हैं नायब तहसीलदार का पेपर रो पिट के 2019 में शुरू हुआ था, पता नहीं 21 में हुआ, फिर 23 में हुआ। पेपर ही का सेंस नहीं बन रही है, 3-3 बार एक एग्जाम के पेपर होते हैं। ये एक बार नहीं सोचते कि यार जो बच्चे इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं वो कितना प्रेशर झेलते हैं, नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली। घर पर भी स्ट्रेस है यार, माँ बाप रोज पूछते हैं क्या होगा, है ना, समाज के लोग पूछने लग जाते हैं। मतलब पहले लोग आपसे पूछते हैं कि क्या कर रहा है, फिर आप खुद से पूछते हो कि क्या कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, सो दैट जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो पैसे के बलबूते पर नहीं चल रहे हैं, राजा का बेटा राजा नहीं है, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दिस शुड बी वेरी जनरली पुट इनटू द एफर्ट्स, नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ बिल की जनता को खुश कर दिया। जब तक इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा तब तक दिस विल बी जस्ट अ वेस्ट, ठीक है। चलिए मूविंग फर्दर, न्यू स्कीम फॉर फिशिंग कम्युनिटी। आपको दिखेगा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जो है उसका एक सब स्कीम लगाई गई है मत्स्य संपदा योजना की, ताकि जो जितने फिशरमैन्स हैं, फिशिंग फार्मिंग करते हैं, या फिश वर्कर्स हैं, फिश वेंडर्स हैं, उन लोगों को डायरेक्टली फिशरीज वैल्यू चेन के अंदर ऐड किया जाए। 6000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, अगले 4 साल के लिए स्टेट्स और यूटीज के अंदर लगाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 1.7 लाख न्यू जॉब्स जो हैं वो जनरेट की जाएंगी। जो माइक्रो और स्मॉल जो इंटरप्राइजेस हैं इस मैटर से रिलेटेड, इस फील्ड से जुड़े हुए लोग, उनको इसमें एंगेज किया जाएगा, उन लोगों के लिए फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि जो 1.7 लाख यानी 1,70,000 जो नौकरियां निकली उससे कम से कम 75,000 नौकरियां जो है वो महिलाओं की रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, न्यू इनिशिएटिव लॉन्च अंडर PMFBS, ठीक है जी। आपको दिखेगा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसके तहत एक नई स्कीम आई है जिसमें सारथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, ठीक है। सारथी की बात करते हैं अगर तो सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस, फुल फॉर्म्स याद रखा कीजिए, क्लास आता है। द कृषि रक्षक पोर्टल एंड द हेल्पलाइन इज इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म अंडर विच अ कॉल सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू अनेबल फार्मर्स टू रिजॉल्व द ग्रीवियंस एंड क्वेरीज। जैसे हम आमतौर पर किसी कंपनी में कस्टमर केयर में फ़ोन करके बात करते हैं, वैसे ही हमारे किसान भाई बहन यहाँ पर बात कर सकते हैं, उस मुद्दे को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी दुख जो है, अपने ग्रीवियंस जो अपनी कंप्लेंट्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि ये जो स्कीम है आपकी सारथी, ये एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम बताएगा इंश्योरेंस का, जो कि आपकी हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, इक्विपमेंट्स और डिजास्टर रिस्क, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड देगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा स्कीम है किसानों को, एग्रीकल्चर फील्ड को बेहतर करना, उन्हें और जागरूक करना, उनको और टेक्निकली साउंड करना। समस्या ये है कि पूरी दुनिया भारत में अगर हम बात करें, हर आदमी इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब किसान भाई बहनों की
टेक्निकल इनोवेशन की बात आती है तो पता नहीं क्यों इन लोगों को रोक लिया जाता है यार। मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ को जानकर। जब हमारे किसान भाई बहनों को शिक्षित होने की बात होती है तो कभी सरकार या कभी लोकल लोग उनको शिक्षित नहीं होने देते। तो यार बहुत ज़रूरी है उनका शिक्षित होना इस मामले। चलिए जी, भारत राइस प्राइस एट 29 रुपीज़ के जी। भारत में बढ़ते हुए चावलों के दाम को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत राइस निकाला है, जो कि आपको नेफेड में, केंद्रीय भंडार में, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन में 29 रुपए किलो भाव के हिसाब से मिलेगा। सरकार ने नोटिस जारी कर दिया था कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर बहुत एक्सटेंसिवली जो राइस है वो स्टॉक करके रखे गए हैं तो आपको 9 फरवरी तक वो स्टॉक जो है रिलीज करना पड़ेगा, अदरवाइज द गवर्नमेंट गोना सीज इट आउट। ठीक है, इस न्यूज में इतना ही था। एडसेल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको देखेगा, जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं दे विल रिसीव द दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। 5 करोड़ तक का ये टोटल स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारा रखा गया। टोटल स्कॉलरशिप ऑफ 5 करोड़। ठीक है जी। The initiative generates access to the high quality learning system by facilitating the seamless transition from secondary to higher education। इस पैसे का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाएगा कि जब हायर से आप सेकेंडरी से हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं तो वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो। ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है, और ऐसा ना हो कि बच्चे पढ़ने में बहुत सक्षम हो और वो पढ़ाई में सिर्फ पैसे की वजह से रह जाए। तो एक अच्छी स्कीम है जिसकी शुरुआत की गई है। एडसेल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो एक प्रॉफिट मेकिंग मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है। ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एजुकेशन और मैनेजमेंट के अंदर, इंडिया और दोनों जगह बाहर में। यूनिवर्सिटीज टू अपॉइंट अम्बर्ड्स पर्सन्स। अभी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपका कोई दुख है, आप किसी बात से समाधान चाहते हैं, आपकी एडमिशन नहीं हो रही, आपसे कोई एक्सेसिव ड्यूज मांगे जाते हैं, आपको बिना मतलब यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया, तो अब अम्बर्ड्स पर्सन आपके बारे में, आपकी जो दुख हैं, दर्द हैं, आपकी जो कंप्लेंट है उसको सुनेगा और उसको टाइमली रिजॉल्व करेगा। तो मतलब आप देखेंगे कि एक जवाबदेही जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के प्रति होती है उसको इम्प्रूव करते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय द यूजीसी। ठीक है जी, इसमें इतना ही है। 4FS टू प्रमोट फुटबॉल इन स्कूल। ठीक है, फुटबॉल फॉर स्कूल्स। F4S का मतलब है फुटबॉल फॉर स्कूल्स। ठीक है, भारत में फुटबॉल को प्रमोट करते हुए आपको दिखेगा कि तकरीबन 1.5 लाख स्कूल्स के अंदर 11 लाख फुटबॉल्स का वितरण किया जाएगा। फीफा के साथ टाई अप हुआ है भारतीय सरकार का, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू बी वेरी प्रिसाइज, जहाँ पे बच्चों को फुटबॉल के गुण सिखाए जाएंगे। बहुत मैनली गेम है, स्टेमिना रेस करती है, कॉम्पिटिटिव बनाती है इंसान को। ठीक है, और अभी आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से इंडियन सुपर लीग की वजह से भारत में फुटबॉल का क्रेज वैसे ही बढ़ना शुरू हुआ है। फीफा में हमने देखा कि बहुत सारे भारतीय लोग फीफा का मैच देखने कतर पहुंचे हुए थे। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बच्चों को यूनेस्को के कोलैबोरेशन के साथ, फीफा के कोलैबोरेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फुटबॉल को भारत में प्रमोट करेगी। ठीक है, ये सेक्शन यहीं पे एंड अप करते हैं हम। नेक्स्ट सेक्शन के साथ बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।